जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो रोज हमारी 7 बजे पर्यावरण की क्लास होती है और उस पर्यावरण में दोस्तों बहुत ही बढ़िया निचोड़ प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बम्पर प्रश्न है आज के दोस्तों, और जिन भी साथियों ने अभी तक दोस्तों परीक्षा ऐप नहीं डाउनलोड किया है वो प्लीज परीक्षा ऐप डाउनलोड करें। और परीक्षा ऐप डाउनलोड करके दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो उपलब्ध है वो टेस्ट सीरीज लगानी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाएंगे या फिर मॉडल पेपर, है ना। ये आपका 150 नंबर का मॉडल पेपर होगा जो आपको लगाना है, जो आपको खरीदना है। ठीक है, तो परीक्षा ऐप अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहां पर सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो ये 150 नंबर का मॉडल पेपर जरूर लगाएं। बहुत सारे बच्चे लगा चुके हैं, आप भी लगाएं, अपना टेस्ट जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। कल हमने पढ़ लिया था दोस्तों कि दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन है। ये यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से संचालित माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें पर्यावरणीय भूगोल के बारे में आज पढ़ना है। पर्यावरणीय भूगोल क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहें और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत दिया, ये किसने दिया है, एब जॉर्ज लेमेंटियर ने। ये आपको याद रख लेना दोस्तों, है ना। पहले कहा जाता है कि पृथ्वी एक आग का गोला था, फिर उसमें विस्फोट हुआ तो पृथ्वी विभिन्न भागों में बट गई। जो गोला था आग का वो विभिन्न भागों में बट गया और विभिन्न भागों में यही दोस्तों हमारा क्या हो गए, एक ग्रहों में बट गया। यही इन्हीं में से एक पृथ्वी है। ठीक है, तो ये महाविस्फोट का सिद्धांत है और एब जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, वो मंदाकिनी कौन सी है, दुग्ध मेखला आकाशगंगा, ये मंदाकिनी है पृथ्वी की। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सबसे निकट का तारा माना जाता है। सूर्य की उम्र कितनी है दोस्तों, तो 5 बिलियन वर्ष ये सूर्य की उम्र मानी जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में ये पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये बुध ग्रह सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है दोस्तों, याद रख लेना है 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह और यही सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह कहा जाता है शुक्र को। ये देखो MP टेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, प्रेशर कुकर किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, सांझ का तारा किसे कहा जाता है। MP टेट वर्ग 3 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा भारी ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण कौन सा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं दोस्तों, एक तो फोबोस है और एक डीमोस है ना। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये सूर्य के प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन, ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी 1665 में की थी किसने, डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने किसकी खोज की थी, टाइटन में, टाइटन की जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। ठीक है, याद रख लेना है शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमकदार वलय हैं, तो चमकदार वलय हैं 7, कितने हैं 7। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, तो वो शनि ग्रह का घनत्व जो है वो दोस्तों जल से भी कम माना जाता है
और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। ठीक है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और याद रख लेना, उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, है ना। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। और किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ये आपको याद रख लेना, ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं। अब देखो यहां पर कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा है, तो वो कौन सा तारा है, ध्रुव तारा। ये यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा ध्रुव तारा है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है, तो ये लगता है दोस्तों कब, अमावस्या को। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा को। ये याद रख लेना दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा ही पूर्णिमा को होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा होता है अमावस्या को, है ना। 180 अंश देशांतर, ये कहलाती है हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 अंश अक्षांश रेखा यानी कि ये विषुवत रेखा कहलाती है पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा, यानी कि बीच की रेखा। ठीक है, एक देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट। एक देशांतर का अंतर कितना होता है, 4 मिनट होता है। अब यहां पर देखो दोस्तों, नीला ग्रह कहा जाता किसे, पृथ्वी को। लाल ग्रह कहा जाता किसे, मंगल को। पीला ग्रह शनि को। छल्ले वाला ग्रह शनि को। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, यूरेनस या फिर अरुण को। सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहा जाता है, और जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों चंद्रमा पर पहले कदम रखा 21 जुलाई 1969 को। किसने रखा, नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 से इन्होंने ये गए थे, अपोलो 11 से, और 21 जुलाई 1969 को इन्होंने जो है चांद पर पहला कदम रखा, है ना। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, तो वो कौन है, राकेश शर्मा। 2 अप्रैल 1984, ठीक है, 2 अप्रैल 1984 को ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं, और बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो आपको बता देना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि अरुण, वरुण। ठीक है, अपसौर, अपसौर क्या कहलाता है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कहलाती है अपसौर, है ना। और ये घटना होती है दोस्तों 4 जुलाई को। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है, और ये घटना आपकी होती है कब, 4 जुलाई को। ठीक है, ये याद रखेंगे। और उपसौर, उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है उपसौर, और ये घटना होती है 3 जनवरी को, यानी कि सूर्य और पृथ्वी 3 जनवरी को सबसे निकट होते हैं, है ना, और 4 जुलाई को सबसे दूर होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी और सूर्य सबसे निकट कब होते हैं, तो बता देना 3 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका दोस्तों उत्तरी ध्रुव होता है, ये आपका होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये यहां से निकली आपकी कौन सी, विषुवत रेखा, और ये आपकी ऊपर कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। इस प्रकार से आपको समझ लेना है, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, सभी को पता है ना। और दोस्तों इस विषुवत रेखा से उत्तरों भी ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो क्या होता है, जैव विविधता घटती है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, वैसे ही इस साइड ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगी, घटेगी, और यहां से लौट के आएंगे तो ये बढ़ेगी। तो ये आपकी विषुवत रेखा के बारे में आपको याद करना है। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके बाद उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं, यानी कि 23 सही 1/2 अंश, है ना, उत्तरी अक्षांश, है ना, ये कर्क रेखा है। ठीक है, 66 सही 1/2 अंश, है ना, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, और 90 अंश ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं, ये मकर रेखा है दोस्तों, 23 सही 1/2 अंश दक्षिण में मकर रेखा,
6 सही 1/2 अंश दक्षिण में ध्रुव दक्षिणी ध्रुव व्रत है और 90 अंश ये दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो ये आपके कुछ रेखाएं हैं दोस्तों जो पृथ्वी पर विभिन्न अक्षांशों में हैं। ठीक है, भारत का मानक समय क्या माना जाता है? 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 सही 1/2 घंटा आगे है ना। यहां से आपका भारत का मानक समय माना जाता है 82 सही 1/2 अंश। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, सबसे अधिक टाइम जोन है तो रूस में 11 हैं, अमेरिका में 7 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। ठीक है, ये याद रखना, सबसे ज्यादा है टाइम जोन कहां पर? रूस में है। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, यहां बीच में अगर चंद्रमा आ जाए इस प्रकार से तो कौन सा होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, और ये चंद्रमा है और ये चंद्रमा है और ये सूर्य है और यहां पर पृथ्वी आ जाए तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, इनको समझ लेना है दोस्तों। और विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा गुजरती हैं तो ये गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और दोस्तों विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है ब्राजील से, यहां से गुजरती है। मतलब किस महाद्वीप के तटों पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं? तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं दोस्तों अमेरिका एवं एशिया के जो है महाद्वीपों के तटों पर। ठीक है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और भारत में एकमात्र दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ठीक है, और ये कहां पर है? इक्वाडोर में है ना। 19,613 फुट इसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है दोस्तों एकांकागुआ और ये एंडीज पर्वत पर है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और एक कोटोपैक्सी है और इक्वाडोर में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब दोस्तों यहां पर हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। ये सीरीज पूरी देखनी है, जिसने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे। ज्वालामुखी के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। सक्रिय ज्वालामुखी एटना और स्ट्रोम्बोली दोनों इटली में है। कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत इक्वाडोर में है। ठीक है, कोटोपैक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और सबसे ऊंची कौन सी है आपको पता है? कौन सी है जल्दी से बताओ कमेंट में। और आपको पता है ये बेरन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सुषुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा ये कहां पर है? जापान में। ठीक है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो ये मृत है और तंजानिया। और पोपा कहां पर है? पोपा ये मृत है, ये म्यांमार में है पोपा ज्वालामुखी। ठीक है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों बेरन, जो कि कहां पर है? अंडमान द्वीप में। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है अंडमान द्वीप में। ठीक है, आपदा के प्रकार देखेंगे दोस्तों। आपदा कितने प्रकार की होती है? एक क्वेश्चन एमपीटेट 2011 में आया था। एमपीटेट 2011 में आपदा के कितने प्रकार होते हैं? तो एक तो होती है दोस्तों प्रकृति जनित आपदा और एक होती है मानव जनित आपदा। आपसे पूछी जाती है निम्न में से बताइए कौन सी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन और सुनामी ये आपकी प्राकृतिक आपदा मानी जाती हैं जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, है ना। और मानव जनित देखो रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, महामारी, जनसंख्या विस्फोट, वनाग्नि, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ये सभी क्या है? ये मानव जनित दुर्घटना। मतलब यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये एमपीटेट में भी पूछा गया और एचटेट में भी पूछा गया। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना कौन सी मानव जनित आपदा है, कौन सी प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है भूकंप। भूकंप में बात करें दोस्तों तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये भूकंप का अध्ययन कहलाता है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सीस्मोग्राफ है।
1880 में जॉन मिल्ले इन्होंने दोस्तों इसका निर्माण किया था, ठीक है। और भूकंप मापी कहलाता है सीस्मोग्राफ, ठीक है। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है, तो जापान है, ठीक है। भूकंप मापन इकाई कौन सी है, तो रिक्टर स्केल है। समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें क्या कहलाती हैं, तो सुनामी कहलाती हैं। इसको याद रखेंगे, एचटेट में पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र आते हैं हिमालय पर्वत और गुजरात में, ये सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र हैं भारत के, ठीक है। सुनामी शब्द है, तो सुनामी शब्द कौन सा है, जापानी, सुनामी जापानी शब्द है। और रिक्टर मापक पर अंकित अंक होते हैं 0 से 9 तक, ठीक है, 9 तक होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चक्रवात व उनके स्थानीय नाम देखो। चक्रवात स्थानीय नाम टाइफून, टाइफून जो नाम है दोस्तों चक्रवात, यानी कि चीन में आने वाले चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, फिलीपींस में आने वाले को टाइफून कहा जाता है, जापान में आने वाले को टाइफून कहा जाता है, ठीक है। हरिकेन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चक्रवात आता है तो उसे हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। भारत में आता है तो हम इसे चक्रवात कहते हैं, बांग्लादेश में भी इसे चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। टॉर्नेडो ये कैरिबियन सागर में अगर आए या अमेरिकी क्षेत्र में आए तो टॉर्नेडो, और बिली बिली ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाले जो चक्रवात हैं उन्हें बिली बिली कहा जाता है, यानी कि ये विभिन्न देशों के चक्रवात के नाम हैं अलग अलग, ठीक है। हमारे भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है और दूसरे देशों में टाइफून, हरिकेन, ये ऐसे अनेक नाम हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राज्य में चक्रवात का आने वाले जो चक्रवात होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि संयुक्त राज्य में हरिकेन, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों ओजोन, ओजोन परत के बारे में आपको पढ़ना है। अब ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में, एक प्रश्न आपका क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ओजोन का क्षरण बसंत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है, बसंत ऋतु में। ओजोन का क्षरण CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है ना। ऊंचाई कितनी है, 32 से 60 किलोमीटर, ये ओजोन परत की ऊंचाई मानी जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। ये यूपी टेट 2013 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ओजोन परत है किन किरणों को अवशोषित करती है, किन किरणों को पृथ्वी तक जाने से रोकती है, ठीक है, इसको याद रख लेना है। अब दोस्तों यहां पर हम देखें वायुमंडल की एक संरचना है, यहां पर इसको देखेंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे ऊपरी परत जो होती है वो कौन सी होती है वायुमंडल की, बहिर्मंडल, सबसे ऊपरी परत, ठीक है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, तो आप बता देना वायुमंडल। फिर उसके बाद जो होती है दोस्तों बाहामंडल, है ना, बाहामंडल यानी कि जिसे आप क्या कहते हो, क्या कह देते हो, आयन मंडल कह देते हो, ठीक है। ये बाहामंडल भी इसे कहा जाता है, इसको बहिर्मंडल कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, ये आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। दूसरी जो परत है वो आयन मंडल है। यहां पर रेडियो संचार की जो है तकनीकी है, जो परावर्तित किरणें हैं वो यहीं से आती हैं, कहां से, आयन मंडल से, ठीक है। यानी कि दोस्तों फिर है आपकी मध्य मंडल, है ना, ये मध्य मंडल है। और दोस्तों ये चीज भी याद रखनी है कि सबसे ठंडा जो मंडल पाया जाता है वो कौन सा है, मध्य मंडल है, और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, ठीक है, याद रखना। समताप मंडल देखें तो समताप मंडल दोस्तों आपका ये दूसरी परत है, नीचे से दूसरी परत है, और इसे ही क्या कहा जाता है, ओजोन परत कहा जाता है, ठीक है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है और हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श दशा भी यहीं पर होती है, कहां पर, समताप मंडल में। यह भी आपको याद रखनी है। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा दोस्तों या फिर क्षोभ मंडल, ये आपकी सबसे नीची परत है। इसमें समस्त वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, है ना, बिजली, बारिश, ये सभी यही क्षोभ मंडल में होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना है। और दोस्तों कभी कभी जो होता है, क्या होता है, कंफ्यूजन होता है काय में कि क्षोभ मंडल, अगर आपको इस प्रकार से क्षोभ मंडल ना दिया जाए और आपको दे दिया जाए ट्रोपोस्फीयर, है ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है ना। समताप मंडल को
स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहा जाता है और आयन मंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल नहीं दिया जाता, आपको दिया जाएगा कि निम्न में से बताइए मौसम संबंधी घटनाएं कहां होती हैं। आपको दिया जाएगा ट्रोपोस्फीयर। अगर आपको पता है कि क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है, तो आप सही उत्तर लगा के आओगे, वरना आप निश्चित गलत करके आओगे, ठीक है। तो याद रख लेना, वायुमंडल का संगठन देखो दोस्तों कैसे होता है। ये वायुमंडल का संगठन है, यानी कि जो है कितनी गैसें इसमें पाई जाती हैं वो याद रख लेना है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर और बाह्य मंडल या फिर आयन मंडल को एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये चीज आपको रट लेनी है, याद कर लेनी, यहां से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। और सबसे नीची जो परत होती है वो क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं भी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका आता है क्या कि वायुमंडल का जो संगठन है वो कैसे हुआ है, किन किन गैसों से मिलकर हुआ है, कौन कौन सी गैसें इसमें पाई जाती हैं, कितने प्रतिशत में पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो पाई जाती है नाइट्रोजन, और ये कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है, ठीक है, याद रख लेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 0.03% पाई जाती है, आर्गन 0.93% पाई जाती है, ठीक है। और अन्य गैसें, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और अन्य गैसें हैं 0.04%, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में। और यहां से जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो आपको 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, आप जरूर देखें। इस सीरीज से आपका, अगर आपको इस सीरीज से बहुत अच्छे याद हो गए हैं, रट हो गए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें आपको आने लगी हैं, तो एमपी टेट में आपका जो है इसके बाहर नहीं जाएगा। इतनी चीजें आपको पढ़ना है, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरणें कौन सी हैं, तो अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं वो सबसे खतरनाक किरणें होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट सी। पौधे एवं जीवों के लिए नुकसानदायक किरण कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट बी, ठीक है। ये पौधों एवं जीवों के लिए नुकसान किरण है। अल्ट्रा वायलेट बी का हानिकारक प्रभाव त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित, इससे होती है। तो आपसे पूछा जाएगा पौधों एवं जीवों के लिए नुकसानदायक जो किरण है वो कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा अल्ट्रा वायलेट बी, है ना, ये याद रखना। प्रमुख फसल देखो, प्रमुख फसल है दोस्तों, फसल के प्रकार रबी फसल और प्रमुख फसलें, ठीक है। रबी फसल होती हैं और खरीफ फसलें होती हैं, ये आपको याद रखना है। रबी फसल में हम देखें दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी फसल की बुआई कब होती है, तो आपको याद रख लेना है, ये होती है आपकी अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में, ठीक है। और रबी की फसलें जो होती हैं दोस्तों वो ठंड के समय बोई जाती हैं, ये रबी की फसलें। और जो खरीफ की फसलें होती हैं, रबी की फसलें देख लो, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू, बरसीम, ये आदि क्या कहलाती हैं, रबी की फसलें हैं, ठीक है। ये रबी की फसलें हैं, ये याद रख लेना। खरीफ की फसल देखो, खरीफ की फसल बुआई होती है कब, जून जुलाई में, और कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। यहां से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, ठीक है। यहां से ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत नहीं कर आना कि हमें तो रबी और खरीफ की फसल तो आती हैं, पता चला कि आप उत्तर गलत करके आए। आपको अच्छे से पढ़ना, रबी और खरीफ की फसल कौन सी हैं। यहां पर खरीफ की देखो, जो बरसात में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसल हैं, जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, है ना, मूंगफली भी काय की है, खरीफ की है। कपास भी याद रख लेना, नहीं तो समझो कि ये कपास रबी की है। कपास भी है, रागी, अरहर और सोयाबीन, ये सभी दोस्तों आपकी खरीफ की फसल होती हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और जायद फसल देखो, जायद फसल कौन सी है, तरबूज,
खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरोई, हरी सब्जियां, ये जायद की फसलें होती हैं, ठीक है। और ये मार्च से जुलाई तक बोई जाती हैं, काटी जाती हैं, ठीक है। मार्च से जुलाई के अंतर्गत सब्जियां निकलती जाती हैं। फिर है ना, नगदी फसलें देखो, नगदी फसलें जैसे गन्ना है, गन्ना नगदी फसल है, यानी कि गन्ना सीधे ही बिकता है। कपास भी नगदी फसल है, जूट भी नगदी फसल है, चाय नगदी फसल है दोस्तों, तिलहन है, तंबाकू है, केला नगदी फसल है, ये सभी नगदी फसलें हैं। अब फसल से कृषि भी आपका एक टॉपिक है, कृषि से आपके टॉपिक में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना। हरित क्रांति का संबंध है तो खाद्यान्न उत्पादन से है। कैसे है दोस्तों? खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी 1966-67 में, ठीक है। याद रख लेना, आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1966-67 में हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब हैं, ठीक है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब थे तो ये कृषि वैज्ञानिक थे, इनको याद रखेंगे, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो गेहूं की फसल पर पड़ता है दोस्तों। और श्वेत क्रांति संबंधित है तो ये दुग्ध उत्पादन से, और श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों कुछ क्रांतियां हैं, क्रांतियों से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सभी लोग क्रांतियों को भी पढ़ेंगे। हरित क्रांति एक खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दोस्तों ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति देखो, आपसे क्वेश्चन आएगा पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो वो होगा तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति ये झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति दोस्तों मांस, टमाटर उत्पादन से संबंधित होती है। गोल क्रांति किससे संबंधित होती है? आलू से। और भूरी क्रांति आपकी होती है उर्वरक से, ठीक है। और स्वर्ण क्रांति होती है फल बागवानी से संबंधित होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। और सभी लोग दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। सभी लोगों को लाइक करना है वीडियो को। कुछ और टॉपिक है जो मैं आपको बता देता हूं। रजत क्रांति अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से होती है, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति ये कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में। क्रांतियां आपको रटनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो याद करो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, काली क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, ठीक है। अमृत क्रांति दोस्तों ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, अमृत, ठीक है। विल्टीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, ये विल्टीकल्चर होता है अंगूरों के उत्पादन। पीसीकल्चर मछली उत्पादन की क्रिया, पीसीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, ठीक है। मोरीकल्चर संबंधित है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि के लिए, मोरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों फल सब्जी आदि के उत्पादन से संबंधित हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। ओरिकल्चर साग सब्जियों का उत्पादन। बर्मी कल्चर केंचुओं का उत्पादन, ठीक है। बर्मी कल्चर, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है और किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है, ठीक है। पोमोलॉजी फल का उत्पादन है। और फ्लोरिकल्चर ये फूल का उत्पादन कहलाता है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित, यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है। और ओरिकल्चर है व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती, ओलिवी कल्चर, ठीक है। तो यहां से क्रांतियां आपसे पूछी जाएंगी। आपको क्रांतियों के लिए, क्रांति करने के लिए क्रांति करनी है, ठीक है। तो याद रख लेना है। एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो लाल सागर और स्वेज नहर, ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। कौन सी? लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है। इसको याद करेंगे। अगला देखो, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि, ठीक है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है कौन सी? बेरिंग जल संधि।
विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा है। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर पर्वतमाला, जिसे नेपाल में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपकी एमपी टेट में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, पामीर का। ये एमपी टेट 2011 में पूछा गया था, पामीर का पठार। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांगसी नदी। जो भी साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनका तो निश्चित ही पर्यावरण बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आपको पर्यावरण का तो बहुत मटेरियल दिया है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो होती है मौसिन राम में। ठीक है, जो कहां पर है? मेघालय में है। और दोस्तों लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है तो कौन जोड़ती है? सुएज नहर। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है तो बेरिंग जलडमरू मध्य, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है तो ये बेरिंग जल संधि है। कल हमने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमारा जो ईबीएस है, हमारा जो पर्यावरण है दोस्तों, वो बिल्कुल शुरुआत से चल रहा है। कल हमने पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ लिया। जिसने भी पारिस्थितिक तंत्र का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज उस वीडियो को देख लें। और आज हम जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग तैयार हैं जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ने के लिए? तो बिल्कुल वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है ना? तो ये चीज आपको याद रख लेना है। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण होते हैं और बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है दोस्तों। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, जीवों को उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना, उनके प्राकृतिक निवास स्थान पर संरक्षित करना, ये स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जबकि जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरे जगह संरक्षित करना, ये दोस्तों क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोनों, कि जैव विविधता के संरक्षण के कितने स्थान होते हैं? दो स्थान होते हैं, एक तो स्वस्थानीय और एक बाह्य स्थानीय। ठीक है, सभी को अच्छे से दिख रहा है? और दोस्तों स्वस्थानीय की अगर बात करें तो प्राकृतिक निवास, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, है ना, पवित्र उपवन एवं झीलें, समुदाय एवं संरक्षण आगार, तो ये दोस्तों आपके स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण और दोस्तों नर्सरी और हार्बेरियम, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाते। अब दोस्तों यहां से आपको याद रख लेना है, नए प्रश्न है, नई चीज है। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप? आपको याद रखना है कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण ये जैव विविधता के संरक्षण क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब दोस्तों किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की बहुलता को कहते हैं तो क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों के प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है ना? और जैव विविधता शब्द दिया है तो किसने दिया है? ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। जैव विविधता शब्द किसने दिया है? तो वो दिया है WG रोजेन ने, है ना, 1985 में जैव विविधता शब्द दिया। विश्व समुदाय के समक्ष विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी शब्द को प्रस्तुत किया तो एडवर्ड विल्सन साहब ने 1986 में विश्व समुदाय के समक्ष। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन और विषुवत रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। ये चीज आपको याद रखनी है कि कहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन और विषुवत रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ना? ये आप याद रखना है ना? जब हम पढ़ते हैं कि दोस्तों पृथ्वी में क्या करते हैं कि पृथ्वी के जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आपकी जैव विविधता घटती है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ब्राजील में पाई जाती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेना है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ब्राजील में, और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरल में। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो आप बता देना कहां पर, शांत घाटी, जो कि कहां पर है, केरल। और यहां पर जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट। ये भी आपको याद रखनी है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, तो ये चेन्नई में है, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई। सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया तो किसने किया, नॉर्मन मॉयर्स ने। कब किया, 1988 में किया है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और विश्व में कुल हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं तो कितने हैं, 35, है ना। और हमारे भारत में जो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ाएं चंदू जी, है ना। आपको हॉट स्पॉट बताना है, हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट भारत में क्षेत्र हैं 4 हैं और विश्व में 35 हैं, ठीक है। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र यहां पर देखेंगे तो दोस्तों पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, है ना, सुडालैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादिक स्थिति में भारत के हॉट स्पॉट के तहत शामिल किए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुल मिला के 4 माने जाते हैं। कुछ अपवादिक क्षेत्र में आते हैं, है ना, लेकिन इनको याद रखें कि भारत में 4 माने जाते हैं। विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्र में अगर बात करें तो दोस्तों मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह, फिलीपींस, ब्राजील का अटलांटिक वन, अफ्रीका का हॉर्न, इसको अच्छे से याद रखना है थोड़ा सा। विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्र मेडागास्कर और हिंद महासागर द्वीप समूह है, फिलीपींस, ब्राजील का अटलांटिक वन, अफ्रीका का हॉर्न, कैलिफोर्निया फूलवादी प्रांत, चिली सर्दी वर्षा वन तथा कैरिबियाई द्वीप हॉट स्पॉट, म्यांमार भारत और भारत का पश्चिमी घाट। ये सभी विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। और पूरे विश्व में दोस्तों 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, ठीक है। इनको हमें याद रखना है। अब प्रमुख घाटी की बात करें तो देखो यहां पर आपसे पूछी जाती है दोस्तों दून घाटी कहां पर है, तो दून घाटी आपकी कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। दून घाटी कहां पर है, उत्तराखंड। मरखा घाटी कहां पर है, जम्मू कश्मीर। फूलों की घाटी कहां पर है, उत्तराखंड, चमोली में, ठीक है। ये फूलों की घाटी कई बार पूछी गई है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। शांत घाटी कहां पर है, तो शांत घाटी आपकी केरल में है। लाहौल घाटी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और पार्वती घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इतनी जो घाटी हैं, चाहे आपकी दून हो चाहे मरखा घाटी हो, ये सारी घाटियां आपसे पूछी जाती हैं, इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। दून घाटी उत्तराखंड, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल, है ना, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश और पार्वती घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये घाटियां भी आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रमुख जो अभ्यारण्य है वो भी याद रख लेना है, ठीक है। अभ्यारण्य में बात आती है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, आपसे पूछा जाता है तो आपको बता देना है नैनीताल। और नैनीताल कहां पर है, उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड में दोस्तों आपको पता है कि ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। इसे पूर्व में हैली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र भी है, वन्य प्राणी अनुसंधान केंद्र भी है। और उत्तराखंड में आपको पता है कि जो आपका चिपको आंदोलन है ये भी उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ये भी याद रख लेना है। टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले चलाया गया था उसमें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, ये हमेशा पूछा जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है और ये जाना जाता है किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए, ठीक है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। और मानस उद्यान ये भी असम में है, ठीक है, मानस उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन, ठीक है। सरिस्का ये कहां पर है, ये राजस्थान में है आपका। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के
मंडला जिले में है। ठीक है, और मंडला में आपका एक और फैन अभ्यारण्य भी है मंडला में, इसको भी आपको याद रखना है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र में है, बोरीवली, यानी कि संजय गांधी अपने मध्य प्रदेश में भी है, सीधी मध्य प्रदेश के सीधी, और ये महाराष्ट्र में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। तो ये संजय राष्ट्रीय उद्यान याद रख लेना, सीधी में भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सीधी में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये सिक्किम में है, कंचनजंगा। ठीक है, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च जो चोटी है दोस्तों वो कौन सी है, सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक आपको याद रख लेना है, इसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नांगरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये नांगरहोल राजीव गांधी जी, नांगरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको याद रख लेना। वैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान एक राजस्थान में भी है, और नांगरहोल जिसे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है ये कर्नाटक में है। ठीक है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, कर्नाटक में है। और पर्यावरण में आपके अंतरिक्ष विज्ञान से आपको पता होनी चाहिए कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, और बेंगलोर में जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का जो है मुख्यालय भी है यहाँ पर। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में। ठीक है, और के सिवान साहब वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। और बालपक्रम ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मेघालय में, और मेघालय के मौसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। केबुल लमझाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, केबुल लमझाओ ये दोस्तों मणिपुर की लोकटक झील में है ना। और मणिपुर का दोस्तों ये जो केबुल लमझाओ है एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, तो ये केबुल लमझाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पर है, मणिपुर में, और ये लोकटक झील में है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में, इनको भी याद रखना है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ये विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। यूएसए में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे पहले दोस्तों इसी में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, और पूर्व में इसे हेली के नाम से जाना जाता था, जो सभी को पता होगा। भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो 18। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो 11। प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है तो नीलगिरी, ये प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हैं, तो अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनको आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र देखो दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए संरक्षित है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है, असम में है। ठीक है, एशियाई बब्बर शेर के लिए संरक्षित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात। हंगोल मृग के लिए संरक्षित है, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में है। और हंगोल मृग के लिए ये संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। थामिन मृग केबुल लमझाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर की लोकटक झील में है, एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। ये थामिन मृग के संरक्षण के लिए आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से बताइए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान थामिन मृग के लिए संरक्षित है। तो आपको पता होनी चाहिए साइबेरियन पक्षी सारस के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पर है, आपका राजस्थान में है। और इसे पक्षियों का स्वर्ग भूमि भी कही जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए किस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भूमि कहा जाता है, तो आपको पता होने चाहिए कि ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है, इसे कहा जाता है। जंगली गधा की बात करें तो ये कच्छ का रण गुजरात, इसके लिए संरक्षित है जंगली गधा। रॉयल बंगाल टाइगर, ये सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। ऑलिव रिडली कछुआ के लिए जाना जाता है भीतरकनिका अभ्यारण्य, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में है। नंदन कानन भी उड़ीसा में है, भीतरकनिका भी उड़ीसा में है। ठीक है, पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए जाना जाता है, तो कोक्कारो बेल्लूर पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, और केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है। ये पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए जाने जाते हैं, संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनको भी आपको याद रखने हैं।
पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम भी आपको पढ़ने हैं दोस्तों, अधिनियम भी आपसे पूछे जाएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो ये 1972 में बना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1986। यहां से क्वेश्चन आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है आपको दोस्तों। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति कब बनी, 1988 में। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना, 1974 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम कब बना, तो ये बना 2000 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ये रियो डो जेनेरियो यानी कि ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में। इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, और हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों, कब मनाते हैं कमेंट में सभी लोग लिखेंगे। और ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 के भी नाम से जाना जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में, और ये 2002 में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो दोस्तों यहां पर 74 कर लेना, 5 जून 1974 को, है ना, सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और रामसर सम्मेलन यानी कि आर्द्र भूमि से संबंधित है, तो 1971 ईरान। और आपको पता है दोस्तों कि 37 आर्द्र भूमियां हैं भारत में, और 38वीं आर्द्र भूमि प्रस्तावित है। ठीक है, 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही है। जंगल अधिकार अधिनियम ये 2007 में बना था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अधिनियम हैं जिनको मैं फिर से आपको बता देता हूं, एक बार और दोहरा देता हूं। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, और दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, वायु प्रदूषण रोकथाम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनी। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में। ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण 1986। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम ये 2000 में बना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, रियो डो जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ, जो कि 2002 में हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1974 को। रामसर या आर्द्र भूमि सम्मेलन 1971 में हुआ था ईरान में, और भारत में 37 रामसर भूमियां हैं, आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, जंगल अधिकार अधिनियम बना 2007 में। इतने अधिनियम बने, इन अधिनियम को आपको याद रख लेना है दोस्तों। अब वन संरक्षण आंदोलन से संबंधित कुछ आंदोलन हैं, वन संरक्षण से संबंधित, इनको भी याद रखना है। सबसे पहला है आपका बिश्नोई आंदोलन, जो कि 1731 में हुआ था दोस्तों। और ये अमृता देवी बिश्नोई, है ना, इसकी क्या थी, प्रमुख थी। वन संरक्षण हेतु राजस्थान में खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। अब आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा कि बिश्नोई आंदोलन की प्रमुख कौन मानी जाती हैं, तो अमृता देवी बिश्नोई। ये कब हुआ था, 1731 में। कहां पर हुआ था, राजस्थान में। किस वृक्ष को बचाने हेतु ये आंदोलन चलाया गया, तो ये खेजरी वृक्ष को बचाने हेतु आंदोलन चलाया गया, इसको याद रखना है। ठीक है, चिपको आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1973 में। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रमुख थे, और ये वन संरक्षण हेतु चलाया गया। कहां पर चलाया गया, उत्तराखंड में चलाया गया। ठीक है, ये तो आपके देखो यूपी टेट, यू टेट, पी टेट सभी में पूछा गया है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अपेक्को आंदोलन 1983 में दोस्तों, पांडुरंग हेगड़े वृक्ष संरक्षण हेतु ये कर्नाटक में चलाया गया था। ठीक है, तो ये आपके संरक्षण थे दोस्तों। अब इसके बारे में और भी हम जानेंगे, है ना। नवधान्य आंदोलन ये वंदना सेवा द्वारा चलाया गया, जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण के लिए, बहुत ही बढ़िया है। 1987 में नवधान्य आंदोलन की प्रमुख कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो है वंदना सेवा। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था इस आंदोलन का वो क्या था, तो जैविक खेती व जैव विविधता के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 में चलाया गया,
दोस्तों आपको पता होगा कि मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय, ये इनकी प्रमुख थी, है ना। आपसे पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन सा व्यक्तित्व नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है या फिर संबंधित नहीं है ना। तो आपको बताना होता है। और सरदार सरोवर बांध का संरक्षण, ये जो गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले में है और ये नर्मदा नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई प्रस्तावित 130 थी। 130 में बहुत सारा जंगल डूब में आ रहा था और दोस्तों बहुत सारे गांव भी डूब में आ रहे थे, इसलिए मेधा पाटकर और बाबा आमटे आदि ने मिलकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। और उसके बाद अब सरदार सरोवर की जो ऊंचाई है वो 90 मीटर है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और साइलेंट वैली आंदोलन दोस्तों ये सुगाथा कुमारी इससे संबंधित हैं। और शांत घाटी केरल में जैव विविधता का संरक्षण हेतु ये चलाई गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में हुआ था। और किस लिए, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए चलाया गया था, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, चाहे वो नर्मदा बचाओ हो, नवधान्य आंदोलन हो या फिर साइलेंट वैली आंदोलन हो, ये आंदोलन में से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसके पहले का वीडियो आपको जरूर देखना है और ये सीरीज पूरी आपको देखना है दोस्तों। आपका जितना भी पर्यावरण है, जितना भी जिसका छूटा है, जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनने नहीं पढ़ा है, जो रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे उपयोगी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो किसी भी क्लास को मिस नहीं करना, कोई भी क्लास से भागेगा नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखना है, तो आपका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। पर्यावरण पुस्तक एवं लेखक देखो, टुमारो बायोडाइवर्सिटी, ये पुस्तक किसकी है? तो ये वंदना सेवा की है। किसकी है? वंदना। बोले हम बोलते हैं ना कि वंदना कर लो, वंदना कर लो। बोले आज वंदना नहीं कर रहे सर, हम टुमारो करेंगे। कब करेंगे वंदना? टुमारो करेंगे, टुमारो यानी कि कल करेंगे। तो टुमारो बायोडाइवर्सिटी ये किसकी है? वंदना सेवा की, ठीक है। और संरक्षण एवं विनाश ये किसकी है? सरला बहन की। दोस्तों संरक्षण भी सरल नहीं है और विनाश भी सरल नहीं है। तो सरल नहीं है तो सरला बहन की एक किताब हो जाएगी। स्पर्श गंगा ये रमेश पोखरियाल निशंक की है, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक की ये पुस्तक है पर्यावरण से संबंधित। डाउन टू अर्थ ये सुनीता नारायण की है, ठीक है। डाउन टू अर्थ, फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन ये किसकी है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा इनकी धरती की पुकार। और दोस्तों धरती की जो पुकार है ये आपको पता होगा कि धरती की पुकार सुंदर होगी या फिर खराब होगी, सुंदर होगी कि बुरी होगी? धरती की पुकार सुंदर ही होगी। तो धरती की पुकार के लेखक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। इकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल इसकी जो लेखिका हैं वो हैं वंदना सेवा, ठीक है। वंदना सेवा की 2 पुस्तक हो गई दोस्तों। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है, ये प्रमुख कथन किसका है? सुंदरलाल बहुगुणा का। ये कथन भी आपसे पूछा जाएंगे दीपश्री जी, ठीक है, इनको भी याद रखना है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह, ठीक है, याद रख लेना। भारत का वर्णमैन कहा जाता है तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला साहब को कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा साहब को कहा जाता है। और आइस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है चेवांग नेरफेल को, ठीक है। हीरो ऑफ एनवायरमेंट कहा जाता है माइक पांडे को। दोस्तों ये चीज आपको रट लेनी है। और कोई भी, जितने भी साथी वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, इस सीरीज से भागेगा नहीं, इस सीरीज को पूरा आपको पढ़ना है। अगर ये आपने पढ़ ली तो पर्यावरण में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ब्यूरो मानक बताना है दोस्तों, ये मानक भी आपसे पूछे जाएंगे। ब्यूरो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्यूरो मानक किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर लगाए जो है ये ब्यूरो मानक लगाया जाता है ना। तो ये वाहनों से संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए। एग मार्क किससे संबंधित है? खाद्य पदार्थ की शुद्धता और गुणवत्ता से संबंधित जो एग मार्क है इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। सोने की गुणवत्ता से संबंधित क्या है? हॉलमार्क। आप बोलते हैं ना कि हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें, तो हॉलमार्क सोने की गुणवत्ता से संबंधित है। और पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है इको मार्क, ठीक है। तो ये आपके भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक हैं,
है ना, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल जो हैं वो देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब स्टार्ट हुआ? 1973 में, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब, कहां, किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ? तो वो हुआ दोस्तों जो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले चलाया गया? तो वो चलाया गया कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में शुरू हुआ। हंगोल परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1970 में। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1987 में। कछुआ परियोजना 1975 में। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 और गिद्ध संरक्षण परियोजना ये 2006 में प्रारंभ की गई। अब दोस्तों अगर आपको ये चीज याद नहीं है, रटी नहीं है, तो आप भूल जाओगे, है ना, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर ये वीडियो आप कई बार, एक दो बार देख लेते हैं तो ये चीज आपको रट जाएगी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, हंगोल परियोजना 1970, गैंडा परियोजना 1987 में, ठीक है, और समुद्री कछुआ परियोजना 1975, प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 और गिद्ध संरक्षण परियोजना ये 2006 में प्रारंभ की गई, है ना। अब उतना टाइम है नहीं तो ये सारी परियोजना में आपको ट्रिक से भी याद करवा देता, ठीक है। देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो वो किया गया कमलांग बाघ टाइगर अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य। ये देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य है, कमलांग बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि 2018 में हमारे मध्य प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व बनाया गया, यानी कि एक और अपना राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, पालपुर कूनो। पालपुर कूनो बनाया गया जो कि कहां पर है? श्योपुर में है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर हैं उनके जो है प्रजनन का केंद्र बनाया गया पालपुर कूनो, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल राष्ट्रीय उद्यान है तो वो कौन सा है? कानाकिसली। कानाकिसली है और ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के मंडला में है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां पर है दोस्तों वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ हैं, तो कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में लगभग 526 हैं। अभी जनगणना हुई है, उसके अलग आंकड़े होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आप सभी को पता है टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है और गैंडा स्टेट कहा जाता है असम को, ठीक है। गैंडा स्टेट असम, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। और वर्तमान समय में सर्वाधिक जो बांध हैं वो कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, द सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। ये आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व टाइगर दिवस 2019 की थीम थी। और 2019 में आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस या बाघ दिवस मनाते हैं वो 29 जुलाई को मनाते हैं। और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। अभी 12 अगस्त आपका अभी निकला है ना, पिछले ही दिन। और 12 अगस्त को हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। इन दिवस को भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2019 की थीम आपको पता है रेड डाटा बुक संबंधित संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है। कौन सी? रेड डाटा बुक, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जंतुओं को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है फ्लोरा और फना। फ्लोरा और फना कहा जाता है, ठीक है। किस राष्ट्रीय उद्यान का जो है नाम पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान था? तो वो हैली था दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो वृक्ष मित्र है। और वृक्षों का आदमी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। पर्यावरण से संबंधित सप्ताह एवं माह भी देख लो। वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह है दोस्तों, वन महोत्सव, है ना। फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है वन महोत्सव। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह बनाया जाता है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक।
ये राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह मनाया जाता है। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों आप अपनी प्लेलिस्ट भी बना सकते हो, अपने YouTube चैनल पर जहां से आप देख रहे हो वहां पर आप प्लेलिस्ट भी बना सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसको प्लेलिस्ट में डाल लो, ढूंढना ना पड़े आपको परीक्षा के 5 दिन पहले। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस ये 22 मार्च को सभी लोगों को पता है। और मध्य प्रदेश में जो आर्द्र भूमि, भारत में जो आर्द्र भूमियां हैं दोस्तों वो कितनी है? 37। ठीक है, 38वीं प्रस्तावित है। विश्व धरोहर दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ठीक है, हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर। वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस 5 दिसंबर। जितने लोग भी देख रहे हैं दोस्तों वो सभी लोग ये वीडियो के जितने भी फैक्ट मैंने पढ़ाए हैं आप पूरे याद कर लेना। एक बार मैं बोला हूं कि आधा पेपर आपका कवर हो जाएगा, है ना, आधा पेपर कवर हो जाएगा। दोस्तों इतनी चीजें अगर आपने याद कर ली हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, है ना। पूरी याद करनी है जितनी इस वीडियो में पढ़ाई गई है, ये सीरीज में पढ़ाई गई, अगर पूरी आपने याद कर ली और आपको अगर ये सीरीज पूरी रट जाती है तो निश्चित ही दोस्तों आपका पर्यावरण का पेपर कम का नहीं जाएगा, पर्यावरण आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, है ना। एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व धरोहर दिवस ये 18 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर, विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण दिवस में दोस्तों क्या है, पर्यावरण संरक्षण दिवस और पर्यावरण दिवस में आपको कंफ्यूज नहीं होना। पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर और पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को। ये दिवस में से आपकी विभिन्न शिफ्टों में पेपर होना है और ये दिवस में से प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे, तो दिवस वाला आपको कंप्लीट करना है। विभिन्न पीडीएफ में विभिन्न दोस्तों आपकी क्या है, अलग अलग शिफ्टों में आपकी क्या हो जाएगी, अलग अलग शिफ्टों में आपको अलग अलग प्रकार के दिवस पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ पर्यावरणीय दिवस के प्रमुख थीम वाक्य देखो दोस्तों, थीम वाक्य जो कि 2019 के हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। 2019 की थीम क्या थी, विषय क्या थी, है ना, इसको आपको याद रख लेना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी 2019 की, आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम थी दोस्तों। ठीक है, 2019 की। विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। ठीक है, किसकी, विश्व गौरैया दिवस की। विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम थी प्रोजेक्ट अवसर स्पीसीज, हमारी प्रजातियों की रक्षा करें। ठीक है, ये विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2019 की थीम थी, विषय था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की जो थीम थी बीट वायु प्रदूषण, ये 2019 की थीम थी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 2019 की जो थीम थी वो थी द सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, ये इसकी थीम थी। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर की थीम क्या थी वो आपको याद रख लेना है, 32 ईयर्स एंड हीलिंग, है ना। ये ओजोन दिवस 16 सितंबर 2019 का विषय था। विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर, सभी के लिए स्वच्छ हाथ, ये दोस्तों आपकी विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर। और हाथ धुलाई पूरे साल भर चला है 2020 में दोस्तों, आपको पता है कि सबने कोरोना में हाथ धुलाई चला है, केवल हाथ धुलाई, हाथ ही धोते रहे, तो इसलिए याद रख लेना सबसे पहले तो विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाते हैं, तो बोले सर 15 अक्टूबर को,
है ना, और सभी के लिए स्वच्छ हाथ ये 2019 की थीम थी, विषय थी। ठीक है ना। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। लिविंग नो वन बिहाइंड, ये दोस्तों विश्व शौचालय दिवस की थीम थी, विषय था। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का विषय था। ठीक है। और दोस्तों आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, ये 2019 का विषय था, ये 2019 की थीम थी, है ना। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय संस्थान भी देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून में, है ना। वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? लखनऊ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। और केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल हरियाणा। और राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में है। ठीक है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर बरेली में है। और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका जोधपुर राजस्थान में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियोबॉटनी, ये भी आपका लखनऊ में है। ठीक है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात। और गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर शेरों के लिए जाना जाता है, शेरों के लिए। केंद्रीय खाद्य जो है प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये मैसूर है, मैसूर में। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान भी कहाँ पर है? नागपुर में। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती संस्थान, ये जोरहट। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों आपका अल्मोड़ा। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में है। और भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में स्थित है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको याद रख लेना है दोस्तों। WWF का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। WWF का प्रतीक क्या है? तो लाल पांडा है, जो दैत्याकार पांडा है ना, ये WWF का प्रतीक है। तो अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपना आज का डोज, जो आपका पर्यावरण से संबंधित है। कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, परसों का नहीं देखा, वो जरूर देखें। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है। पार्ट 3 है ये WWF वैश्विक स्तर पर वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हमेशा कि वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा ऐसा संस्थान है जो कार्य करता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए? तो वो कौन सा है? WWF है। ये आपको याद रख लेना है। यहां पर देखो जरा, ये आपका दोस्तों क्या है? WWF। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, कभी आपसे पूछा जाए तो। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में WWF का मुख्यालय है। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये कार्य करता है, जो हमने कल पढ़ा था। महत्वपूर्ण दिवस भी अपन ने कल पढ़ लिए थे। आज महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों WWF ऐसा संस्थान है जो वन्यजीव संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करता है, जिसका मुख्यालय ग्लैंड में है। ठीक है। ये याद रखना है दोस्तों। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका है मॉर्गस स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। काय की? IUCN की। ठीक है। अब ये दोस्तों IUCN का उद्देश्य क्या है, ये क्या करता है, तो इसके बारे में भी देखो। संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो आपका उत्तर होगा IUCN। IUCN का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मार्गस स्विट्जरलैंड में है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अब दोस्तों IUCN जो है ये संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित जो बुक है रेड डाटा बुक,
ये जारी करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि रेड डाटा बुक के पृष्ठ कैसे होते हैं, तो गुलाबी होते हैं। इस बुक से संबंधित जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है उसे हरे प्रश्नों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं IUCN से, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि IUCN से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। अब MAB का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। कब शुरू हुआ? तो 1971 में शुरू हुआ। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहां पर है? पेरिस में, ठीक है। और पेरिस कहां पर है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है दोस्तों, और फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है, जहां पर यूनेस्को का क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है। आर्द्र भूमियों की संख्या आपको बतानी है, तो यहां पर सुधार लेना है आप। आर्द्र भूमियों की संख्या हो गई है कितनी? 37, ठीक है। और एक और प्रस्तावित है यानी कि 38, ठीक है। तो अभी 37 है, 37 आपको लगाना है। भारत का 27वां आर्द्र भूमि बना था कौन सा? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि का प्रथम सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान रामसर, इसे रामसर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह चीज आपको याद रखनी, 2 फरवरी 1971 को हुआ था ये, ठीक है। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो रेणुका आर्द्र भूमि, जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र है तो सुंदरबन आर्द्र भूमि, ये कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र आर्द्र भूमि है ऊपरी गंगा नहर, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आपको पढ़ना है पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम एवं सम्मेलन, ठीक है। कौन कौन से सम्मेलन है ना किए गए, वो चीज याद रखनी है। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपका आता है UNEP। आपसे पहला ही प्रश्न पूछा जाता है कि UNEP का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रख लेना है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है UNEP का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है UNEP की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आपको बताना है नैरोबी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है, तो वो करती है UNEP, ठीक है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो UNEP के द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय नैरोबी, और नैरोबी केन्या की राजधानी है, इसको भी आपको याद रख लेना है। तो UNEP के बारे में इससे हटके कुछ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में IUCN की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में है ना। ये क्या करता है दोस्तों? संकटग्रस्त जीव जंतु एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया दोस्तों, चाहे यूपी टेट हो, यूटेट हो, पीटेट हो, सभी में पूछा गया, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये दोस्तों आपको इसको याद रख लेना है, ये WWF का मुख्यालय होता है। और इसका जो दोस्तों स्थापना हुई वो कब हुई? 1961 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है WWF का। इसका प्रतीक क्या है? तो ज्वाइंट पांडा है, ठीक है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा इसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है, ठीक है। तो याद रख लेना WWF के बारे में। और दोस्तों नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था कनाडा में, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहां पर हुआ था, कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और ओजोन परत के क्षरण को रोकना इसका उद्देश्य था, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया
तो इसी में लिया गया दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो कि कब हुआ था 1987 में। अब यहां से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ 1987 को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत के क्षरण को रोकने का उद्देश्य किस आंदोलन का उद्देश्य था, तो 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ओजोन दिवस मनाए जाने का निर्णय कब लिया गया, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लिया गया। ये चीजें आपको, इतने क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्योटो प्रोटोकॉल, और ये क्योटो प्रोटोकॉल कहां पर हुआ था, तो ये जापान में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, तो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था, जो आपको याद करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो हमारा आंदोलन है वो है रियो पृथ्वी सम्मेलन। रियो पृथ्वी सम्मेलन ये कहां हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, और ये ब्राजील में हुआ था 1992 रियो डो जेनेरियो में। ठीक है, सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति इसी दोस्तों रियो डो जेनेरियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन में मिली थी। ये चीज आपको याद रख लेना है, एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन है ना, ये 10 सम्मेलन था जोहान्सबर्ग सम्मेलन, और ये हुआ था आपका 2002 में। सतत विकास पर विशेष बल, गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष एकजुटता कोष की स्थापना। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। ठीक है, इसको आपको याद करना है, इसको रट लेना है। ठीक है, यहां से तो आपके बनेंगे ही। भारत की आर्द्र भूमियां देख लेते हैं दोस्तों, भारत की आर्द्र भूमियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला है दोस्तों आपका भारत की आर्द्र भूमियों में केरल है ना। केरल में दोस्तों एक तो अष्टमुडी आर्द्र भूमि है ना, संस्थम कोट्टा झील, बेम्बानद कोल आर्द्र भूमि, ये केरल की आर्द्र भूमि है। पंजाब में कंजली आर्द्र भूमि है, रोपड़ है, और हरीके झील, ये पंजाब में आर्द्र भूमियां स्थित हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील, सोमो रीरी है ना, सुरीनसर मानस झील, और होकेरा होकरसर आर्द्र भूमि ये जम्मू में है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों चंद्रताल है, चंद्रताल आर्द्र भूमि है ना, पोंग बांध झील है, रेजुका आर्द्र भूमि है, और उड़ीसा में चिल्का झील और भीतर कणिका, ये उड़ीसा में है। ठीक है, असम में है दीपोर झील, और मणिपुर में लोकटक झील है ना, इस लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केमलम झाओ है ना। गुजरात में नल सरोवर सेंचुरी है ना, ये है आर्द्र भूमि गुजरात में। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है, ये भोज आर्द्र भूमि याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि भोज आर्द्र भूमि कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, और तमिलनाडु में दोस्तों आपकी पॉइंट कैलीमार वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी, ये आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आपकी आर्द्र भूमियां हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा फैक्ट है, वो जो तथ्य हैं वो है पर्यावरणीय प्रदूषण। अब पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण में जैव निम्नीकरण प्रदूषण। जैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों सब्जी, फल के छिलके, सीवेज, सड़े गले पदार्थ, कागज, ये होते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो सड़कर गलकर मिट्टी में मिल जाते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों जैव निम्नीकरण प्रदूषक, जिनके अंदर आपसे क्वेश्चन बनेगा निम्न में से बताइए कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो सब्जी, फल, छिलके, सीवेज है ना, और सड़े गले पदार्थ, कागज आदि, ये जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। इनको आपको याद रखना है। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं कौन, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, सीसा इत्यादि। इनका दोस्तों अपघटन नहीं होता, ये सड़कर गलकर मिट्टी में नहीं मिलते। प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा और सीसा ये जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ सहलग्नता रखने वाला है तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
यानी कि CO, ठीक है, CO ये हीमोग्लोबिन के साथ संलग्नता रखने वाला है और ये पीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं, ये भी आपको याद रख लेना। CO जिसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना कहा जाता है और ये दम घोटू गैस भी कहलाती है ना। स्मॉग बनता है तो काय से बनता है, धुएं तथा कोहरे से बनता है स्मॉग, है ना। लंदन धूम्र दिखाई देता है तो कब दिखाई देता है, शीतकाल में, सुबह के समय ये लंदन धूम्र दिखाई देता है, ठीक है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है तो कौन सी है दोस्तों, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2, CH4, N2O, SF6 और CFC और जलवाष्प, ये दोस्तों प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहां से क्वेश्चन आपका आएगा, निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको बताना होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो वो है CO2, है ना। विश्व तापीकरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए माना जाता है सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होती है CO2, है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन सा है, तो उत्तरदायी है चीन, अमेरिका और जो विकसित राष्ट्र हैं वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, तो चाइना, और चाइना आपको पता है दोस्तों इसकी राजधानी है बीजिंग और रनमिनबी यहाँ की मुद्रा भी है, ठीक है। और ग्रीन हाउस प्रभाव को और एक और याद रख लेना है दोस्तों चीन में, कि चीन में गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है और ये चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। और सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश भी कौन सा है, चाइना है, चीन है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस को सर्वप्रथम पहचाना था तो किसने पहचाना था, ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहां पर ग्रीन हाउस जो हरित गैस हैं उनको देखते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपने पढ़ ही लिया है यानी CO2, CH4 यानी कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, इसके आपके रासायनिक सूत्र भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपको दे दिया जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अगर आपको इसके रासायनिक सूत्र पता है, मीथेन का CH4, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC, है ना, और ओजोन का O3, जलवाष्प आपको याद रख लेना है, और CO2, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन इनकी रासायनिक नाम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इनके सूत्र आपको पता होनी चाहिए, है ना। और ये ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों, सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं वो ओजोन परत के कारण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, है ना, और इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें तो आपको याद रखनी है, ये तथ्य हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। MP टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, R टेट में भी पूछा गया 2016 में, UP टेट 2018 में भी पूछा गया कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया, तो वो किया गया क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और ये UP टेट एग्जाम में अम्ल वर्षा से संबंधित क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्या होता है, संक्षरित या फिर क्षरण होता है, जिसे स्टोन लिप्रोसी, यानी कि आपको पता होगा कि अम्ल वर्षा से होने वाला जो रोग है वो स्टोन कैंसर है ना। पराबैंगनी किरणों से जो होने वाला रोग है वो त्वचा कैंसर है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ताजमहल का पीले होने का कारण क्या है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक है, ये ताजमहल के पीले होने का कारण होता है। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन, इसके कारक दो हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपको पता है दोस्तों, इनके कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव होता है वो त्वचा पर फफोले पड़ना, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि त्वचा पर फफोले पड़ना किसका प्रभाव है,
तो ए होता है अम्लीय वर्षा का, ठीक है। और जलीय जीव जंतु एवं पेड़ पौधे नष्ट होना, ये भी अम्लीय वर्षा का प्रभाव है। ताजमहल का रंग पीला पड़ जाना, ये भी अम्लीय वर्षा का प्रभाव है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ गया, तो आपको बताना होगा अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है, याद रखेंगे। और ये दोस्तों आपको यहाँ पर पता है कि ये आपकी ओजोन परत है ना, और ये अम्लीय वर्षा यहाँ से आ रही है सीधी पृथ्वी पर, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को क्या होता है, नुकसान होता है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अब दोस्तों आपको यहां पर बताना है कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो सिल्वर आयोडाइड। कौन सा उत्तरदायी है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए आपसे पूछा जाएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है, तो सिल्वर आयोडाइड है ना। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये शुष्क बर्फ होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहां पर है, तो ये है दोस्तों आपका मैनचेस्टर में, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी तो कहां हुई थी, स्वीडन में। सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होती है स्वीडन और नॉर्वे में, है ना। और सबसे पहले हुई थी कहां पर, स्वीडन में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। और ये एमपी टेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रख लेना है। एमपी टेट वर्ग 3 में पूछा गया ये, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो कब हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। और 2-3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, तो ये कहां पर हुई थी, यूक्रेन में, ठीक है। इसको याद रख लेना। ये है दोस्तों आपका भोपाल गैस त्रासदी, ये याद रखना है। ये आपका 2-3 दिसंबर 1984 इसकी डेट रहती है ना। घटना स्थल भोपाल है ना। भोपाल गैस त्रासदी, रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि CH3NCO गैस का, ठीक है। अब ये दोस्तों आपकी चेरनोबिल परमाणु आपदा है जो कहां पर हुई थी, यूक्रेन में हुई थी। ये घटना 1986 में आपसे पूछा जाएगा चेरनोबिल परमाणु आपदा ये किस देश से संबंधित है, तो यूक्रेन से। ये घटना कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी। 1984 में आपकी भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, 1986 में यूक्रेन दोस्तों एक परमाणु आपदा या परमाणु घटना हुई थी, ठीक है। ये याद रख लेना है। यूरेनियम गैस का इसमें रिसाव हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो बीट वायु प्रदूषण, ये 2019 की थीम थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक प्रदूषण, ठीक है। और 2020 की थीम क्या थी, ये आपको ही ढूंढकर बताना है, कमेंट में आपको लिखना है, ठीक है। तो 2019 की थी बीट वायु प्रदूषण और विश्व 2018 की थी बीट प्लास्टिक प्रदूषण, ठीक है। ये याद रखेंगे। प्रमुख प्रदूषक व उनसे उत्पन्न होने वाले रोग, दोस्तों पारा से कौन सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है, ये होता है पारा के द्वारा। और पारा दोस्तों आपको पता है कि ये क्या नहीं होता, अपघटित नहीं होता, ठीक है। आर्सेनिक देखो, आर्सेनिक ये इससे होता है रोग कौन सा, ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक के कारण, है ना। भूमिगत जल को प्रदूषित करता है कौन, आर्सेनिक। और आर्सेनिक से प्रदूषित पानी अगर आपने पी लिया तो आपको ब्लैक फैट रोग हो जाएगा, ठीक है। फ्लोराइड नाकनी संलक्षण, ये आपका रोग होता है। नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। और कैडमियम इटाई रोग होता है, इटाई कैडमियम के कारण। एस्बेस्टास फेफड़े का कैंसर, ठीक है। बेंजीन ल्यूकेमिया का कैंसर होता है। और एनिलीन के कारण मूत्राशय कैंसर हो जाता है। तो ये आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों कि किसके कारण कौन सा रोग होता है, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं तो कौन होते हैं, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। सीवेज प्रदूषक के सूचक होते हैं ई कोलाई जीवाणु। और जल प्रदूषण के सूचक होते हैं डायटम, ये जल प्रदूषण के सूचक। अब क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे, वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं, आपको बताना है लाइकेन। सीवेज प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं, ई कोलाई जीवाणु। जल प्रदूषण के कौन होते हैं, तो डायटम, ठीक है। इनको याद रख लेना। जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, तो वो है दोस्तों BOD, इसको आपको याद रख लेना है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। BOD का फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि BOD का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है
लॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जो कि जल प्रदूषण मापने की इकाई होती है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, जिसे कि डीबी कहा जाता है, ठीक है। और ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ना। और WHO जिनेवा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है तो क्या है? 45 डीबी, यानी कि 45 डेसिबल। ये WHO के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मापक माना जाता है, मानक माना जाता है, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 1985 में, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है तो वो चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र। आपको पता होगा कि जो चंबल है, ये चंबल नदी दोस्तों मुरैना और भिंड में भयंकर बीहड़ बनाती हैं, मृदा अपरदन यहाँ सर्वाधिक होते हैं, है ना। और ये चंबल नदी निकलती है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, और ये जाना पाव पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये महू के निकट है, इंदौर के निकट है, ठीक है। और इस चंबल नदी पर गांधी सागर, है ना, जवाहर सागर, कोटा बैराज आदि डैम बने हुए हैं। और गांधी सागर डैम बना है आपका मंदसौर में, जो कि आपको याद रख लेना है। और मंदसौर में आपका उद्यानिकी महाविद्यालय भी स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या हैं? तो वृक्षारोपण, मेड़बंदी, ये दोस्तों मृदा अपरदन रोकने के उपाय होते हैं। वृक्षारोपण करिए, मेड़बंदी करिए, इससे आपका मृदा का अपरदन रुकेगा, है ना। हानिकारक कीटनाशक पर प्रतिबंध, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? मृदा अपरदन रोकने के उपाय हो जाएंगे। अब दोस्तों हमें पढ़ना है प्रदूषण दूर करने के उपयोगी वृक्ष कौन कौन से हैं। दूर करने के उपयोगी वृक्ष, जल प्रदूषण, है ना, दूर करने के उपयोगी वृक्ष है जलकुंभी, ठीक है। धूल प्रदूषण, सहजन, नीम, सहजन भी है और नीम भी है धूल प्रदूषण को दूर करने के लिए। वायु प्रदूषण, बोगेन बोलिया। ध्वनि प्रदूषण, सीता अशोक, ठीक है, सीता जिसे अशोक वृक्ष कहा जाता है, उससे ध्वनि प्रदूषण दूर होता है। वायु प्रदूषण बोगेन बोलिया से होता है। धूल प्रदूषण सहजन और नीम के वृक्ष से होता है। जल प्रदूषण जलकुंभी से होता है। ये प्रश्न आपको आने चाहिए, नहीं आते हैं तो याद कर लो, रट लो। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है तो ओजोन परत रोकता है, आपको पता है ना। और दोस्तों ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया, ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। ये ओजोन क्षरण के लिए, है ना, ओजोन क्षरण के लिए क्षरण, है ना, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है, इससे सबसे ज्यादा दोस्तों क्या होती है? ओजोन का क्षरण होता है। आपको पता होगा कि रेफ्रिजरेटरों में निकलती है CFC, है ना, फ्रिज से निकलती है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जिससे आप दाढ़ी बनाते हो वो पेस्ट जो रहता है उससे भी CFC निकलती है। ऐसे बहुत से साधन हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है और ओजोन क्षरण के लिए प्रमुख मानी जाती है, उत्तरदायी मानी जाती है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो ये डॉप्सन यूनिट कहलाती है, ठीक है, यानी कि DB। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? तो ये 16 सितंबर 1987। सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए दोस्तों कि ओजोन परत, ओजोन संरक्षण से संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, ठीक है, इसको याद रख लेना है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई क्या है? सब सर्वाधिक मोटाई होती है ग्रीष्म ऋतु श्रीनगर में, है ना, सर्वाधिक मोटाई होती है। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु में त्रिवेंद्रम में होती है, ठीक है। तो ये तथ्य आपको याद रख लेना है, ये हमेशा आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, काम में आएंगे, है ना। ये दोस्तों आपका ओजोन परत, जिसे कि O3 इसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है, O3। अब दोस्तों सबसे पहले ओजोन परत के बारे में आपको याद रखना है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। जो वायुमंडल की नीचे से दूसरी परत होती है, नीचे की परत होती है क्षोभ मंडल और उसके ऊपर की परत होती है आपकी कौन सी होती है? समताप मंडल, ठीक है। ओजोन परत के लिए जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इनसे हमारा बचाव करती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन परत रोकती है, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है? तो CFC है, ठीक है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन। अब ओजोन परत से
इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक और बनेगा कि ओजोन परत से संबंधित जो आपका प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा, है ना, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 14 सितंबर 1987, ठीक है, याद रख लेना है। ओजोन परत को सताते हैं कौन, CFC सताती है तो 87, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित होगा 87, ठीक है। ओजोन छिद्र मानी जाती है तो 200 DU से नीचे जो है ये ओजोन छिद्र मानी जाती है, ठीक है। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ तो वो हुआ दक्षिणी ध्रुव में, सर्वाधिक नुकसान हुआ, इसको भी याद रख लेना है। अब दोस्तों हम देखेंगे वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है CFC। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है SO2, है ना, और नाइट्रोजन ऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है मेथिल आइसोसाइनेट। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जल प्रदूषण में ऑक्सीजन की मापक होती है तो वो होती है कौन सी, BOD, है ना, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। और अम्ल वर्षा का pH मान क्या होता है, तो ये होता है 5.6 से 6.5, ये अम्ल वर्षा का pH मान होता है ना। वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे DDT आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं वो कहलाते हैं जैविक आवर्धन, ठीक है। जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों DDT, यानी कि दोस्तों आपको याद रख लेना है मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है तो वो भी किया जाता है DDT का, ठीक है। जैविक आवर्धन से बचाव करता है DDT और मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है तो वो किया जाता है DDT का, ठीक है। और शैवाल विलुम संबंधित है तो ये सुपोषण से संबंधित है, इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और गंगा का जल शुद्ध रहता है तो जीवाणु भोजी के कारण ये शुद्ध रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। थोड़ा सा और आपको पढ़ा देते हैं, ये पेज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, कौन सा ईंधन करता है, तो वो करता है हाइड्रोजन, ठीक है, ये न्यूनतम करता है। और ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया तो जोसेफ फोरमैन 1985 इंग्लैंड ने, ठीक है। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है, मीथेन। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये आर्सेनिक द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषण यहीं पर होता है, ठीक है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये कौन कौन से हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये 3 प्रकार के आर कहलाते हैं, है ना। कम उपयोग करो, पुनः चक्रण वाले संसाधनों का उपयोग करो, पुनः उपयोग, ये दोस्तों आपके 3 प्रकार के आर के अंतर्गत आते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO और बेंजीन C6H6, ये दोस्तों सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत में प्लास्टिकों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। इस राज्य ने हर प्रकार की पॉलीथीन पैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने, हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। और प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है तो वो है आपका सिक्किम, ठीक है। और प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है तो नई दिल्ली। पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त शहर है तो कन्नूर, केरल। कन्नूर कहाँ पर है, केरल में। ये प्लास्टिक कचरे से मुक्त है पूरी तरह से। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के साथ लोगों को जोड़ने के लिए प्रसून जोशी द्वारा लिखे गए गीत स्वच्छता की ज्योति जगी है, ये प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया गीत है जो स्वच्छता सर्वेक्षण से लोगों को जोड़ने के लिए गीत लिखा गया, है ना।
और ये प्रसून जोशी साहब ने लिखा। विवाह समारोह में से होने वाले पर्यावरण नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकॉल लागू करने वाला राज्य है तो वो है केरल। ठीक है, सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी, है ना, जो कि कहां पर है, असम में, और असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है कोचीन। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ये दोस्तों आपके